नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 6 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आप जानते हैं वृक्क यानी किडनी किससे संबंधित है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या परिवहन। तो उसमें उत्तर आएगा उत्सर्जन। इसके बाद है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसका? जल के वहन का, अमीनो अम्ल का वहन, भोजन का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम जो है पादप में पाया जाता है, इसलिए इसमें होगा जल का वहन। इसके बाद है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण का मतलब सीधा सीधा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? तो ये चारों ही चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन जो होता है वो क्षुद्रांत्र में होता है। यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो भोजन में उपस्थित वसा का पाचन सबसे पहली बात तो क्षुद्रांत्र में होता है। जब भोजन आमाशय से क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है तो पहले पित्रस द्वारा इसके अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदला जाता है। हम जानते हैं कि आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है तो पहले इस माध्यम को पित्रस द्वारा क्षारीय माध्यम में बदला जाता है, जिससे एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। इस समय वसा बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में होता है। इन गुलिकाओं को पित्रस द्वारा छोटी गुलिका में बदला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। इसके बाद अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस इमल्सीकृत वसा पर क्रिया करता है और अंत में आंत्रभित्ति यानी कि आंत्र की जो परत होती है उसके द्वारा स्रावित आंत्र रस वसा का पूर्ण पाचन कर देता है वसा और ग्लिसरॉल में, और पूरी तरह से वसा का पाचन हो जाता है। तो वसा का पाचन कहाँ हुआ? क्षुद्रांत्र में। अब है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में जब भोजन मुख में प्रवेश करता है तो लाला ग्रंथि द्वारा लार का स्त्रवण होता है और ये दो कार्य करती है। पहला कार्य तो ये करती है कि भोजन में मिलकर भोजन को लसलसा और गीला बनाती है, जिससे इसे निगलने में क्या होती है? आसानी। दूसरा कार्य ये करती है कि भोजन में स्थित कार्बोहाइड्रेट को लार में उपस्थित एमाइलेज सरल शर्करा में बदल देती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर होता है। तो ये लार का कार्य हो गया। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। मैंने अभी बताया था कि स्वपोषी पोषण का मतलब है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ आवश्यक होती है? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O, हरित लवक और सूर्य का प्रकाश, ये इसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। आगे देखते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन और यहाँ जल भी बनता है। इसके बाद वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर हमको लिखना है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में हम अंतर कैसे लिखेंगे कि वायवीय श्वसन क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अब इसमें हम अंतर कैसे लिखेंगे कि ऑक्सी जो श्वसन है यानी वायवीय जो श्वसन है, ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये इसका मेन फैक्टर है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरी बात, इसमें दूसरा चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन का दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि इसमें होता है पेशी कोशिका में। ये इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। इसके अलावा इसमें CO2 और जल बनता है, जबकि इसमें CO2 और इथेनॉल बनता है। और ये किस में होती है? यीस्ट कोशिका में। इसका उदाहरण है, यीस्ट कोशिका में अवायवीय श्वसन होता है। इसके अलावा है प्रश्न नेक्स्ट, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है, यानी कि कूपिकाएँ किस प्रकार होती हैं?
तो कूपिका क्या होती है? कूपिका फुफ्फुस में श्वसन मार्ग का अंतिम भाग होती है, जो कि गुब्बारे नुमा होती है। ये गुब्बारे की तरह फुली होती है। यहाँ पर वायु एकत्र होती है। इसकी भित्ति मुलायम और पतली होती है, जिससे कोशिकाओं में रुधिर में O2 और CO2 का आदान प्रदान हो सके। कहने का मतलब इसकी भित्ति जो है वो पतली होती है, जिसकी वजह से O2 और CO2 का विनिमय होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम होंगे? क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त में ऑक्सीजन का वहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाती है। तो अभी इसकी कमी हो जाएगी, तो इसकी कमी से व्यक्ति बीमार और थका हुआ अनुभव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा नहीं पहुंच पाएगी इसलिए। और इसके नाखून और आंखें भी कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो हम ये लिखेंगे कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण इसलिए होता है क्योंकि एक बार तो शुद्ध और दूसरी बार अशुद्ध रक्त हृदय से गुजरता है, यानी कि हृदय में 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। कैसे गुजरता है ये हम डिटेल में लिखेंगे कि सबसे पहले O2 युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिन में प्रवेश करता है। प्रवेश क्यों करता है? क्योंकि ये जो है वो शिथिल होता है। जब ये सिकुड़ता है तो रक्त बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है बाएं आलिन से, और कपाट बंद हो जाता है। अब ये भी शिथिल होता है इस वक्त जब इसमें रक्त आता है, लेकिन जब इसमें ये सिकुड़ता है तो इससे रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। वहाँ पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। O2 तो दे दी जाती है और CO2 ले ली जाती है। तो ये अशुद्ध रुधिर शिरा द्वारा पुनः दाएं आलिन में प्रवेश करता है, और फिर दाएं आलिन से दाएं नीले में, दाएं नीले से इसे CO2 को वापस कहाँ भेज दिया जाता है? फुफ्फुस में शुद्ध होने के लिए। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। नेक्स्ट है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है? तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर, सबसे पहला अंतर है कि जाइलम जड़ से जल और खनिज का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्ती से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कहने का मतलब ये जल और खनिज का परिवहन करता है और ये भोजन का परिवहन करता है। ये जड़ से करता है और ये पत्ती से करता है। इसमें गति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर होती है, और इसमें ऊपर से नीचे की ओर होती है। अगला पढ़ते हैं, फुफ्फुस में कोशिकाओं और वृक्क में वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि में अंतर। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि जो कोशिकाएं होती है वो तो कहाँ होती है? फुफ्फुस में। और वृक्काणु कहाँ होते हैं? वृक्क में। तो फुफ्फुस कैसे आकार के होते हैं? ये श्वास नली का अंतिम गुब्बारे नुमा भाग होता है कोशिका, जबकि वृक्काणु जो है वो कप के आकार के बहुमन संपुट में केशिका गुच्छ और नलिकाकार भाग होता है वृक्काणु। फुफ्फुस में O2 और CO2 का विनिमय होता है, यानी लेन देन होता है, जबकि इसमें लेन देन नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट को रक्त से यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग किया जाता है। लेन देन नहीं है, यहाँ लेन देन है, यहाँ पर अलग करना है। अपशिष्ट CO2 को फुफ्फुस में संकुचन द्वारा बाहर छोड़ा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को संकुचन के द्वारा बाहर छोड़ा जाता है, जबकि इसमें मूत्र को मूत्राशय में एकत्र करके मूत्रमार्ग द्वारा बाहर किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ये अंतर होते हैं। तो ये प्रश्न हमारे पूरे होते हैं।